जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारे जो पॉलिटी के मूल अधिकार की जो टॉप 100 MCQs हमने डिस्कशन के लिए रखे थे, जिसका जो आज तीसरा पार्ट वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें करीब 25 क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो अगले 25 क्वेश्चन होंगे उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम 50 से लेकर 75 तक की भाई जो MCQs हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं एक लाइन के साथ कि वक्त की मार से कभी मत घबराना मेरे दोस्त, कि वक्त की मार से कभी मत घबराना मेरे दोस्त, हर शाम के बाद सुबह ज़रूर होती है। उसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें करीब कुल 25 क्वेश्चन हैं और आपको उसकी कसम है, अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो आप बोलोगे ये क्या बात हुई। 25 में से एक आध क्वेश्चन तो गलत हो सकते हैं, ठीक है। आप 25 में से करीबन 22 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 3 गलत करने ही है ना। आप कोशिश कीजिए कि आपके 25 में से 25 भी क्वेश्चन सही हो। और जो आपके जो PYQ हैं, जो SSC और रेलवे में आए हैं और जो आएंगे, यानी 2026 में एग्ज़ाम होंगे रेलवे के, SSC की, और 2027 में होंगे, वो सभी क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट से ही आएंगे। कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा। अगर कोई कायदे का इंसान है और वो कायदे का सवाल पूछता है तो ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके शॉर्ट नोट से बाहर आ जाए। तो इसी के साथ जो पहला क्वेश्चन है, जो शायद अभी तक पूछा नहीं गया है, मैंने जहाँ तक देखा है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स निम्न में से कौन सा है। यानी कि वो 3 अनुच्छेद कौन से हैं जैसे हम फंडामेंटल राइट्स ऑफ गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है 14, 20, 21। दूसरा ऑप्शन है 15, 16, 17। तेरह, 23, 24। अगला है 14, 19, 21। इसको आप बताएं कि इनमें से कौन से 3 आर्टिकल हैं जैसे हम जो गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो आपके पास 5 सेकंड का समय, आप बताइए। गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स के जो 3 आर्टिकल हैं वो हैं 14, 19 और 21। 14, 19, 21 में जो आर्टिकल 14 है उसमें हम विधि की सर्वोच्चता को पढ़ते हैं। और मैंने पॉलिटी फाउंडेशन की क्लास में ये सभी आर्टिकल पढ़ा के आपको बता दिया होगा कि आर्टिकल 14 में विधि की सर्वोच्चता है, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी यानी कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 21 में दिखाई देती है। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। इसके बाद जो 52वां क्वेश्चन है, मूल अधिकार में संशोधन कौन करता है। इसमें जो पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है राज्य विधानमंडल, तीसरा है संसद और चौथा है पंचायत। सॉरी, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट केवल विधि का क्या करता है? न्याय पुनरावलोकन। या जिसे हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। कोई भी विधि जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करती है या उसको शून्य घोषित करती है, उस विधि को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है। तो यह
सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई है। इसके बाद राज्य विधानमंडल को भी यह शक्ति नहीं दी गई है कि वह संविधान में संशोधन कर सके। तो संविधान में संशोधन केवल संसद कर सकती है, ना ही कोई राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति संसद में शामिल है, लेकिन केवल राष्ट्रपति संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। क्या जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करके संविधान में संशोधन कर सकता है? इसका आप जवाब दिए कमेंट बॉक्स में। राज्य विधानमंडल को भी यह शक्ति नहीं दी गई है, ना ही सुप्रीम कोर्ट को। इसके बाद जो सी ऑप्शन है वो सही है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। लेकिन कुछ जो संविधान संशोधन है वो आधे राज्यों के विधानमंडल की भी सहमति होनी चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो संशोधन होगा वो जो संसद होगी उसके साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल भी उसमें सहमत होने चाहिए, तभी वह संशोधन होगा। जैसे कि 7वीं अनुसूची में कुछ संशोधन हो तो उसके लिए संसद के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल का भी साधारण बहुमत होना चाहिए। उसमें जो सही जवाब हो जाएगा संसद। पंचायतों को तो खुद पंचायतों को भी यह शक्ति नहीं दी गई है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, किस मूल अधिकार को या किस अनुच्छेद को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद कहा गया है? तो इसमें आर्टिकल इसमें जो इसका जो क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को मूल अधिकार बनाने वाला आर्टिकल कहा जाता है? इसमें पहला है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 32। इसमें कौन सा आर्टिकल है जो मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है? क्या आर्टिकल 19 ऐसा प्रावधान करता है? तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 19 में हमें केवल राइट टू स्पीच की जो प्रावधान है वो दिया गया है। आर्टिकल 21 में हमें राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, आर्टिकल 13 में हमें शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए। लेकिन आर्टिकल 32 हमें कहता है कि अगर हमारे मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो हम उसके खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 वह इकलौता अनुच्छेद है जिसे हम मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हम किसी भी मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए इसे मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला आर्टिकल कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो संसद ने कोई बिल पारित किया, उसमें वह किसी आर्टिकल को जो 12 से 35 तक जितने भी आर्टिकल हैं उनमें संशोधन करना चाहती है, उसके लिए कौन सा बहुमत संसद के लिए जरूरी होता है? क्या वह साधारण बहुमत से, दूसरा है 2/3 बहुमत से, तीसरा है संसद प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल से, चौथा है नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका जो आंसर कौन सा होगा? जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई साधारण विधेयक है जो बहुत ही राष्ट्रीय मैटर का नहीं है तो उसको हम साधारण बहुमत से पारित कर देते हैं। इसके बाद आता है 2/3 बहुमत। संसद के सदन का 2/3 बहुमत। जैसे कि लोकसभा में कोई बिल आया तो 2/3 बहुमत, यानी 543 मेंबर हैं इस समय लोकसभा में, तो 543 का 2/3 जो बहुमत है वह जरूरी होता है मूल अधिकार में संशोधन करने के लिए।
मूल अधिकार के संशोधन के लिए 2/3 बहुमत संसद का आवश्यक है। अगर 2/3 से कम बहुमत होगा तो मूल अधिकार का जो बिल है वो पास नहीं होगा। इसके बाद आता है संसद प्लस आधे राज्यों का विधानमंडल। तो जो संसद प्लस आधे राज्यों का विधानमंडल का जो संशोधन है उसके लिए वह संघवाद पर डिपेंड करता है, यानी कि जो हमारा संघात्मक ढांचा है उस पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसके लिए संसद प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के बहुमत की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2/3 बहुमत। मूल अधिकार में संशोधन के लिए संसद की 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके बाद 55वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए कहाँ जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाने के लिए हमें 226 अनुच्छेद की आवश्यकता पड़ती है। जो हाई कोर्ट का जो मूल अधिकार की जो अधिकारिता है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह केवल मूल अधिकार के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट है वो सभी अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार के रिट की चर्चा है। अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार के रिट की चर्चा है। पहला 4, 3, 2, 5। अनुच्छेद 32 के सब क्लॉज 2 में यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार चर्चा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। एक बार फिर से रिपीट करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार चर्चा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 5 प्रकार के रिट है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, कौन सी संस्था रिट निकालने की शक्ति का विस्तार अधीनस्थ न्यायालयों तक कर सकती है। यानी कि कौन सी संस्था है वो संविधान में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी अन्य जो न्यायालय है उसको शक्ति दे कि वह रिट जारी कर सके। अभी फिलहाल में वर्तमान में केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट जारी कर सकता है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फैमिली कोर्ट या अन्य जो न्यायालय हैं वो रिट जारी नहीं कर सकते। तो कौन यह शक्ति देता है, सुप्रीम कोर्ट, राज्य विधानमंडल, संसद या राष्ट्रपति। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि कौन सी संस्था रिट निकालने की शक्ति का विस्तार अधीनस्थ न्यायालय तक कर सकती है। जैसा कि पता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन नहीं कर सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने हो नहीं सकता, ना ही राज्य विधानमंडल हो सकता है, ना ही राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति है ना वो संसद का हिस्सा है। ये केवल राष्ट्रपति की सहमति से संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें संसद के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो जो संसद है वो रिट निकालने की शक्ति का विस्तार अन्य न्यायालयों तक भी कर सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है या नहीं है। इसका जवाब हाँ या ना में देना। क्या संसद है वो मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, तो ऐसा बिल्कुल है। संसद है वो मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है या मूल ढांचा है वो इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। मूल अधिकार संसद जो मूल अधिकार होते हैं वो सरकार की शक्ति को
मूल अधिकार मूल अधिकार सरकार की शक्ति को बढ़ाते हैं, घटाते हैं या कुछ भी नहीं करते या कोई नहीं। तो जो मूल अधिकार हैं वो संसद की शक्ति को सीमित करते हैं। तो संसद की शक्ति को या सरकार की शक्ति को घटाती हैं, क्योंकि अगर सरकार या राज्य या कोई राज्य का विधानमंडल किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करता है तो वह व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दर्ज करवा सकता है। तो इसलिए जो मूल अधिकार होते हैं वो सरकार की शक्ति को घटाने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार। अभी आपने हाल ही में जो विवाद देखा हुआ हरीश राणा का, इसमें खरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, 22, अनुच्छेद 19। आपने हरीश राणा का विवाद देखा होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार है। उसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 21। ज़्यादातर जितने भी आर्टिकल होते हैं उसका विस्तार केवल अनुच्छेद 21 का इतना विस्तार हुआ है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये सभी की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी में की है। इसके बाद जो 61वां क्वेश्चन है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार किस आर्टिकल में है। इसका तो आप जवाब दे देंगे, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आर्टिकल 21। अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है। तो आपके मूल अधिकार समाप्त हो गए हैं, तो आप इस जो सवाल है उसका जवाब दे सकते हैं। मूल अधिकार किससे संबंधित है या अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है। पहला है आपातकाल से। क्या आपातकाल से अनुच्छेद 34 संबंधित है। सर बिल्कुल नहीं। तो आपातकाल है जो अनुच्छेद 34 है वो तो मूल अधिकार के दायरे में आता है, तो आपातकाल से जो इसका कोई संबंध है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन से भी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 356 है। इसके बाद आता है मार्शल लॉ, तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि अगर किसी भी मार्शल लॉ यानी कि जो किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है तो संसद उस क्षेत्र के जो अधिकार को सीमित कर सकती है। तो यह अनुच्छेद 34 कहता है। इसके बाद जो 63वां क्वेश्चन है अनुच्छेद 15 में कौन सा आधार शामिल नहीं है। जो आर्टिकल 15 है उसमें कौन सा आधार शामिल नहीं है। पहला धर्म, जाति, लिंग, भाषा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 15 के जो आधार 5 बताए गए हैं और आर्टिकल 16 में जो 7 आधार बताए गए हैं वो सभी आपको याद करने उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें कौन सा आधार है वो अनुच्छेद 15 में नहीं है। तो कौन कौन से आधार हैं। धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान, ये 5 आधार अनुच्छेद 15 में बताए गए। तो धर्म है तो बिल्कुल है, जाति है ये भी है, लिंग भी है, लेकिन भाषा नहीं है। जो भाषा का प्रावधान है वो हमें शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार या अनुच्छेद 29 और 30 में देखने को मिलता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा। अनुच्छेद 15 में भाषा का कोई भी आधार नहीं है। इसके बाद जो 64वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय सम्मान अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना जाता। तो आप ये भी आर्टिकल पढ़ चुके हैं, इसका जवाब आप दे देंगे। पहला है राजा। क्या हमारे यहाँ पर कोई राजा की उपाधि धारण कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ आर्टिकल 14 के तहत सभी विधि के समक्ष समान है। कोई भी व्यक्ति ऐसी उपाधि धारण नहीं कर सकता जो अंग्रेजों के समय की थी, जैसे कि लॉर्ड,
सर, नाइट होड ऐसी उपाधि धारण नहीं कर सकता। दूसरा है नवाब। क्या कोई नवाब की उपाधि धारण कर सकता है? पहले जो ऐसे लखनऊ में नवाब होते थे, लेकिन आज कोई भी नवाब की उपाधि धारण नहीं कर सकता। तीसरा है राय बहादुर। चौथा है भारत रत्न। ये भी आपके शॉर्ट नोट्स में लिखाए गए हैं बिल्कुल बारीकी से कि भारत रत्न है वो उपाधि नहीं है, उपाधि नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा गया है कि जो भारत रत्न है वो उपाधि नहीं है और इसका उपयोग कोई भी व्यक्ति अपने नाम से पहले और अपने नाम के बाद नहीं करेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला है वो इसका प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन जो आम जनता है वो उसके आगे भारत रत्न जरूर लगा देती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है भारत रत्न। अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये सभी उपाधियां नहीं है बल्कि यह सम्मान है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है तो इसको आप मतलब बहुत ही बारीकी से इसको पढ़ें। अनुच्छेद 32 कौन सा अधिकार है? पहला है संवैधानिक अधिकार, दूसरा है नैतिक अधिकार, तीसरा है मूल अधिकार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या जो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक अधिकार है? तो आप बोलोगे तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हमें इसका उचित आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि पहले आ गया तो उसको टिक कर देंगे संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 इसको टिक मार दे, ऐसा नहीं है। हमें चारों ऑप्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। दूसरा नैतिक अधिकार, क्या अनुच्छेद 32 हमें नैतिक अधिकार देता है? तो ऐसा नहीं है, अनुच्छेद 32 हमें नैतिक अधिकार नहीं देता है। तीसरा है मूल अधिकार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, ये होगा संवैधानिक अधिकार और दूसरा होगा मूल अधिकार। तो हम इसका जो आंसर है वो कैसे लगाएं, हम तो कंफ्यूज हो गए इसमें। तो संवैधानिक अधिकार, यह स्पेसिफिक आर्टिकल पूछा गया है कि आर्टिकल 32, और भी तो आर्टिकल पूछ सकता था, तो इसमें केवल आर्टिकल 32 पूछा है। तो आर्टिकल 32 कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मूल अधिकार, क्योंकि यह एक स्पेसिफिक आर्टिकल पूछा है, एक निश्चित आर्टिकल आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 32 कौन सा जो है अधिकार है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मूल अधिकार। अनुच्छेद 32 मूल अधिकार है। 66वां क्वेश्चन, वह अपने अधिकार क्षेत्र का, एक सेकंड, वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करता है या प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है, इसके लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ। वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करता है या प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो आप बताइए कि कौन कौन सी रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, तो चौथा है प्रतिषेध, पांचवा है उत्प्रेषण। या कोई भी अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है, इसमें जो दो शब्द हैं, उल्लंघन कर रहा है, उल्लंघन कर चुका है, ये दोनों रेट अलग अलग हैं। अगर कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है तो उसके लिए हम प्रतिषेध रेट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वह अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर चुका है, यानी यह पास्ट की बात हो रही है, और जो उसने डिसीजन दिया था उसको हटाने के लिए हम जो सुप्रीम कोर्ट है वो उत्प्रेषण नाम की रिट जारी करता है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि
वह उल्लंघन कर रहा है तो कौन सी रेट जारी होगी? प्रतिषेध। वह उल्लंघन कर चुका है तो इसके लिए जो रेट जारी होगी वो होगी प्रतिषेध, सॉरी उत्प्रेषण रेट जारी होगी। अगर अलग उल्लंघन कर रहा है तो प्रतिषेध जारी होगी, अगर उल्लंघन कर चुका है तो इसके लिए उत्प्रेषण रेट जारी होगी। अनुच्छेद 32 का निलंबन हो सकता है तो बताइए। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आपात में, राष्ट्रीय शासन में, वित्तीय आपातकाल में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 32 का निलंबन किस समय हो सकता है? क्या राष्ट्रपति शासन के समय अनुच्छेद 32 का निलंबन हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 32 के समय अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 का निलंबन होता है, अनुच्छेद 32 का निलंबन नहीं होता है। ना ही वित्तीय आपातकाल में अनुच्छेद 32 का उल्लंघन होता है, केवल राष्ट्रीय आपात में, केवल राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 32 का उल्लंघन या जो अनुच्छेद 32 निलंबित हो सकता है। ऐसा अनुच्छेद 32 के सब क्लॉज में लिखा गया है। अनुच्छेद 32 का सब क्लॉज 4 कहता है कि जो संसद है वह अनुच्छेद 32 का निलंबन कर सकती है। इसके बाद 69वां क्वेश्चन के रेट निकालने की, रेट न्यायालय की शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को कौन दे सकता है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। परमादेश रेट किसके लिए जारी नहीं की जा सकती? पहला है राज्यपाल, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट का जज और चौथा है ए और बी दोनों। जो परमादेश रेट है वो केवल सरकारी व्यक्ति के लिए जारी की जा सकती है। सरकारी व्यक्ति तो ये तीनों हैं, चाहे वो राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो और सुप्रीम कोर्ट के जज हो। तो इसमें परमादेश रेट किसके लिए जारी की जाती है? तो परमादेश रेट को जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यह दो व्यक्तियों के लिए जारी नहीं की जा सकती। पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और दूसरा है गवर्नर। इन दो व्यक्तियों के लिए जो परमादेश है वो परमादेश रेट जारी नहीं की जा सकती। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेट निकालने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है अधीनस्थ न्यायालय, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो वर्तमान में जो रेट निकालने की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय दोनों के पास है। अधीनस्थ न्यायालय के पास कोई शक्ति वर्तमान में नहीं है। 72वां क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रेट निकालता है? उच्च न्यायालय, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि उच्च न्यायालय क्या होता है और उच्चतम न्यायालय। जल्दी जल्दी में हम ये नहीं पढ़ पाते कि उच्च लिखा है कि उच्चतम लिखा है, तो बहुत ही जो पेपर है उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। तो जो उच्च न्यायालय उसको बोलते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रेट निकालता है? तो अनुच्छेद 32। और हाई कोर्ट किसके लिए निकालता है? 226 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट रेट निकालता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रेट निकालता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रेट निकालता है। 73वां क्वेश्चन है सभी मामलों में रेट निकालने की शक्ति किसके पास है? जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट है या जो उच्चतम न्यायालय है वह केवल मूल अधिकार के संबंध में रेट निकालने की शक्ति रखता है। तो उसकी जो शक्ति है वो सीमित है, लेकिन हाई कोर्ट की शक्ति पर कोई भी सीमा नहीं है, सीमा नहीं है। और वह संविधान में कोई भी मतलब किसी भी चीज़ के लिए रेट निकाल सकता है हाई कोर्ट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है
परमादेश रेट जारी की जा सकती है प्राइवेट व्यक्ति के लिए, सरकारी व्यक्ति के लिए और दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो परमादेश रेट है, हाँ, जो परमादेश रेट है वह केवल सरकारी व्यक्ति के लिए ही जारी की जा सकती है। किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए परमादेश रेट नाम की जो रेट है वो जारी नहीं की जा सकती। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रेट है, या जिसे हम हैवियस कॉर्पस भी बोलते हैं, वह किसके लिए जारी की जाती है? इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। अगला जो क्वेश्चन है, अनुच्छेद 30 में कौन सा आधार बताए गए हैं? हमारा जो आज का अंतिम प्रश्न है कि अनुच्छेद 30 में कौन से आधार बताए गए हैं जिनके द्वारा अल्पसंख्यक अपने लिए शिक्षा संस्थानों का जो गठन है वो कर सकते हैं, या जो उनमें आरक्षण भी ले सकते हैं। कौन कौन से आधार हैं? पहला है धर्म, जाति, तीसरा है भाषा, चौथा है ए और बी दोनों। इसको आप बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय। अनुच्छेद 30 के तहत 2 आधार बताए गए हैं। कौन कौन से वो 2 आधार? एक तो धर्म है और दूसरा है भाषा। उनमें से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आंसर डी, ई और सी हो जाएगा। ए और सी, धर्म और भाषा दोनों अनुच्छेद 30 के आधार बताए गए हैं। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। इसके बाद हमारे अगले 25 क्वेश्चन कल आएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।